Hello everyone. In this video, we will discuss questions of sample question paper for social science 2021-22 सेशन। इस वीडियो में हम अभी CBSE में जो 2021-22 सेशन के लिए टर्म 1 के लिए सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किया है, हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और आंसर्स को देखेंगे। इसमें हम स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के पार्ट को देखेंगे। इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन पेपर है वो 40 मार्क्स का है एंड इसके लिए 90 मिनट्स अलॉटेड है। तो वैसे ही जब आपका टर्म 1 एग्जाम होगा देन आपको उसमें कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें कि आपको अलॉटेड मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 एंड वो 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होगा, यानी कि 1.5 आवर्स। तो इसमें है कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 सेक्शंस। इसमें 4 सेक्शंस हैं A, B, C, D। सेक्शन A हैज़ 24 क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। 24 में से आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे। सेक्शन B हैज़ 22 क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट एनी 18, यानी इसमें भी आपको चॉइस है, 22 में से सिर्फ 18 क्वेश्चंस करने हैं। एंड सेक्शन C हैज़ 12 क्वेश्चंस, केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, एंड अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। यहाँ भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ करके यहाँ 12 में से एनी 10 को सॉल्व करना है। एंड सेक्शन D जो है वो 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस है एंड दोनों ही करना कंपल्सरी है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये पूरा फॉर्मेट है सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर का कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस कंपल्सरी है जिसमें कि सिर्फ मैप वाला है क्वेश्चन, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है और दोनों ही क्वेश्चंस मैप के अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा A, B एंड C में जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शंस हैं, कुछ ही क्वेश्चंस करने हैं टोटल क्वेश्चन में से। जैसे 24 में से 20 क्वेश्चंस करने हैं, 22 में से 18 क्वेश्चंस करने हैं एंड 12 में से 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो A, B एंड C में चॉइस रहेगा। तो ये फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का। अब देखते हैं, अब जैसा कि बोला गया इस वीडियो में हम सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड है। While explaining as much as possible, I will show you the pages of book so that you can understand कि कहाँ से वो क्वेश्चन को लिया गया। So let's see. Question number 11 is which one of the following countries adopted majoritarianism in their constitution? नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। 4 ऑप्शन है हमारे पास। कह रहा है कि नीचे दी गई कंट्रीज में से किसने मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका ही आंसर क्यों होगा कि हमने बुक में पढ़ा है, 2 केसेस पढ़े हैं हमने पॉलिटिकल साइंस में। ये जो है वो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। अब इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, जिसमें से श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी यूज़ की गई। वो क्या थी, लेट्स सी इन द बुक। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 3 पर, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की बुक में है मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म कहता है कि अ बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन व्हिचएवर इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। यानी कि मेजोरिटेरियनिज्म का बिलीफ है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो रूल करेगी जिस भी तरीके से, इन व्हिचएवर वे इट वांट्स, जिस भी तरीके से वो चाहे उस तरीके से वो रूल करेगी कंट्री पे, एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होगी उसके विशेष या क्या चाहती है उसको डिसरिगार्ड करके। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी मतलब जिस पॉपुलेशन का नंबर ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल अगर पूरी कंट्री है उसमें 2 कम्युनिटीज है, जैसे श्रीलंका के केस में 2 कम्युनिटीज थी, एक तो सिंगलीज पीपल जो सिंगल लैंग्वेज बोलते थे एंड दूसरे तमिल्स एंड कुछ मुस्लिम्स भी थे। तो ये वहाँ का एथनिक कंपोजिशन था। तो उसमें जो सिंगल स्पीकिंग पीपल थे वो सारे मेजॉरिटी में थे। तो ये चीज़ मानी गई कि क्योंकि सिंगलीज ज़्यादा है इसलिए उनके जो भी इंटरेस्ट होंगे उनको ऊपर रखा जाएगा, बजाय कि
माइनॉरिटी कम्युनिटी के, यानी कि तमिल्स के। तो ये चीज़ है, मेजॉरिटेरियनिज्म की ही पॉलिसी वहाँ पे अप्लाई गई और वहाँ पर सिंगलीज की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। दैट इज वाई यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये भी अगेन पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस हैं रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोवाइड्स ethnic cultural development, allows people to enjoy specific rights, and fourth option is restricts supremacy of one party। इसका करेक्ट आंसर होगा reduces socio economic conflicts। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पावर शेयरिंग के पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट रीजन फॉर पावर शेयरिंग। रीजन क्या है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रिड्यूसेस सोशल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स है। क्योंकि अगर हम याद करें कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है तो हमें याद आएगा कि प्रूडेंशियल रीजन में लिखा है कि पावर शेयरिंग करने का एक रीजन है कि ये सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। कैसे? लेट्स सी इन द बुक। अगर हम बुक का रेफरेंस भी लेते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यहीं पर ये लाइन है, यहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट, सिंस social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure stability of political order। यानी कि सबसे पहली बात समझ में आती है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके क्योंकि इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस बहुत होते हैं, और अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया जाता तो वॉयलेंस वाली सिचुएशन आ जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो इस केस में बेटर है कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज उस सोसाइटी में रह रहे हैं उनके बीच में पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए, सो दैट कि एवरीवन विल फील सेटिस्फाइड कि हाँ उनके नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है या उनको भी चांस मिल रहा है पार्टिसिपेट करने का पॉलिटिकल सिस्टम में। तो डेफिनेटली पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू रिजॉल्व सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। दैट इज वाई जो यहाँ पर आंसर होगा वो रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट है। क्योंकि एक अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें प्रोवाइड्स एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट, ये तभी होगा जब पीसफुल इन्वायरमेंट होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज अलाउज पीपल टू एंजॉय स्पेसिफिक राइट्स। नेक्स्ट ऑप्शन इज रिस्ट्रिक्ट्स सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी। ये बी, सी एंड डी ऑप्शन जो है ये तो बात की बात है कि जब पीसफुल इन्वायरमेंट होगा, जब सब कुछ सही तरीके से होगा तो लोग डेवलपमेंट भी कर पाएंगे अपने अपने कल्चर का, उनके राइट्स भी वो एंजॉय कर पाएंगे, सभी लोग कर पाएंगे, एंड किसी एक का डोमिनेशन भी नहीं होगा। ये सारी पीसफुल सिचुएशन में है। बट पावर शेयरिंग जब नहीं होती है तो सबसे पहला ये चीज़ होता है कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं सोसाइटी में। तो ये सारी पीसफुल वाली सिचुएशन है तब ये चीज़ होंगी ये, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है कि प्रूडेंशियल रीजन करने का सबसे मेन रीज़न ये है कि इसको करने से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, पीस इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद बी, सी एंड डी होने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है पावर शेयरिंग का, ये जिस वजह से पावर शेयरिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन कि ये सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड द क्वेश्चन इज apart from central and state government, Belgium has a third kind of government as well. Identify this third kind of government from the following options: democratic government, socialist government, community government, liberal government। क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम में एक तीसरा तरह का गवर्नमेंट है, उसमें से तीसरे टाइप की जो गवर्नमेंट है उसका नाम पूछ रहा है। वो तो दिस थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट क्या नाम है उसका? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं, या कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, या लिबरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। इफ वी सी इन द बुक तो जो टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, इसमें ये जो फोर्थ प्रोविजन है एकोमोडेशन का, जिसमें कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। And this community government is elected by the people belonging to one language community like Dutch, French and German speaking
नो मैटर वेयर दे लिव। इसका मतलब कि जो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहाँ पर उसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। फर्स्ट लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, एंड थर्ड लेवल पे कम्युनिटी गवर्नमेंट है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। Question number 14 is from political science, and the question is, which of the following countries is an example of coming together federation? India, Sri Lanka, USA और बेल्जियम। कह रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री कमिंग टुगेदर फेडरेशन टाइप है? इंडिया, श्रीलंका, यूएसए या बेल्जियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए। इसमें से इंडिया जो है वहाँ पर होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है, बेल्जियम भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, एंड श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा यूएसए। यूएसए में ही कमिंग टुगेदर फेडरेशन। लेट्स सी इन द बुक। यहाँ कह रहा है there are two kinds of routes through which federation have been formed. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federation includes USA, Switzerland and Australia. तो हमारा आंसर is USA। एंड इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन ऐसी कंट्रीज होती हैं जिसमें कि डिफरेंट कंट्रीज मिलकर के एक बिगर यूनिट बनाते हैं, डिफरेंट स्मॉलर यूनिट्स मिला करके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, तो एक बड़ी सी कंट्री बन जाती है। एंड इससे सबकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, सॉवरेनिटी बढ़ जाती है, एंड इससे वो अपनी आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो जिसमें से एक कंट्री है यूएसए। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यूएसए। इसी के जैसा स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया भी कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है। तो यहाँ तक तो हमारा आंसर हो गया, बट इसके बाद भी अगर हम जानने की कोशिश करें कि इसका दूसरा टाइप होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो उसमें अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, जिसमें कि एक बड़ी यूनिट छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो जाती है। तो वो होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसका एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम है। ये सारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी आपको समझा दिया गया कि दो टाइप ऑफ फेडरेशन होती है, एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो स्मॉलर यूनिट्स हैं या स्मॉल कंट्रीज हैं, वो सारे अपना सॉवरेनिटी पूल करके मिल करके एक बड़ा यूनिट कंट्री को बनाते हैं, दैट कम्स अंडर कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एंड जब एक बड़ा कंट्री कई सारे स्टेट्स में डिवाइड होता है तो उसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया उसी का एग्जांपल है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। तो दिस वाज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई इज द पावर शेयर्ड अमंगस्ट different organs of the government called as horizontal distribution of power? Identify the correct reason. It gives judiciary more power than legislature and executive. It allows different organs of government to be placed at the same level. It gives representation to different ideologies at political level. It influences and coordinates in the decision making process. तो क्वेश्चन है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में जो पावर शेयरिंग होती है उसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। इसका करेक्ट रीजन क्या है? व्हाट इज द करेक्ट रीजन बिहाइंड इट? सो फर्स्ट ऑप्शन इज इट गिव्स जुडिशरी मोर पावर देन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, कि ये जुडिशरी को ज़्यादा पावर देता है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के कंपेरिजन में, या ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के हैं उन सभी को सेम लेवल पे रखता है, या ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज को जो पॉलिटिकल लेवल पे होती है उनको रिप्रेजेंटेशन देता है, इसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं, या ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है एंड उसमें एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। देन इसमें करेक्ट आंसर होगा इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि जुडिशरी को ये ज़्यादा पावर्स नहीं देता है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट के अगर 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 अगर लेवल है तो तीनों ही टाइप के जो ऑर्गन्स हैं तीनों सेम लेवल पे हैं।
एक ही लेवल पे, एक लेवल पे, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। और इसमें से कोई भी ऑर्गन सुप्रीम नहीं है, हर कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक एंड बैलेंस करता है। इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। दैट इज वाई ये बात ही नहीं हो सकती कि जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के। देन नेक्स्ट इज इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज एट पॉलिटिकल लेवल। ये भी नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग से रिलेटेड नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन जो है इन्फ्लुएंसेस कोऑर्डिनेट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये भी नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये सेम लेवल पे होते हैं। ये बाय डेफिनेशन भी यही इसका आंसर है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट इज इन इंडिया's federal system, the central and state governments have the power to legislate on all those subjects which are included in the union list, state list, concurrent list और रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। कह रहा है कि इंडियन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो उन सारे मैटर्स पे लॉ बना सकते हैं, यानी लेजिस्लेट कर सकते हैं। किन मैटर्स पे, किन लिस्ट पे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट पर जो लॉ बनाता है दैट इज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो लॉ बनाती है गवर्नमेंट दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। एंड इसमें जो स्टेट लिस्ट है इस पे बनाती तो स्टेट गवर्नमेंट है, बट बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकते हैं। अदरवाइज स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन पे लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव राइट्स स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ही होता है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही टाइप के जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो लॉ बना सकते हैं। एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना पाती है। अब अगर क्वेश्चन बनता है कि कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों ही टाइप की जो गवर्नमेंट है वो अगर लॉ बनाती है तो कुछ क्लैश होगा तो किसकी बात रहेगी, किसकी बात सुनी जाएगी या रह जाएगी, मानी जाएगी। तो उस केस में अगर कोई मैटर है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन कुछ और है एंड स्टेट गवर्नमेंट कुछ और है, तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट विल ओवर रूल ओवर द डिसीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की का जो लॉ है वो रह जाएगा, माना जाएगा। तो ये चीज़ है। तो इकलौता कॉन्करेंट लिस्ट ही ऐसा है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। वही हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके पास पावर्स है कि वो दोनों कि ऐसा कौन सा लिस्ट है जिसपे कि दोनों ही टाइप की गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। देन करेक्ट आंसर विल बी कॉन्करेंट लिस्ट। इफ वी सी इन द बुक देन यूनियन लिस्ट पर यहाँ लिखा है द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यानी यूनियन लिस्ट में जैसा बताया गया सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। एंड फिर स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है लॉ। एंड नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें कि कॉमन इंटरेस्ट होते हैं यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के, इसीलिए बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारा आंसर का पार्ट बनाता है। एंड नेक्स्ट एक और चीज़ को देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स आगे होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ, इसलिए हमारा आंसर होगा कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे कि दोनों ही टाइप के गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज related to political science and the question is which of the following states of India enjoy special powers under Article 371A of the Constitution of India? Nagaland, Rajasthan, Himachal Pradesh और तमिलनाडु।
क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया में जो दिए गए ऑप्शंस हैं, जो स्टेट्स हैं, इसमें से कौन सा स्टेट है जो आर्टिकल 371 के अंदर स्पेशल पावर्स एंजॉय करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और इसमें क्या होता है कि जब एक बड़ी कंट्री डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड होती है तो उसमें सारे स्टेट्स के इक्वल पावर्स नहीं होते। जैसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सारे स्टेट्स के या जो भी इसके उस बिगर यूनिट के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं उन सभी के इक्वल पावर्स होते हैं। बट जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है उसमें कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर्स हो सकते हैं, तो इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा उनको वेटेज मिल सकता है, एडवांटेज मिल सकता है। तो ऐसे स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स कह सकते हैं, यानी कि स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला होता है। तो ऐसी कंडीशन जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के पास थी आर्टिकल 370 में, जो कि अब हो चुका है, इस लॉ को एब्रोगेट कर दिया जा चुका है पार्लियामेंट की तरफ से। नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज द यूनियन टेरिटरी। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर 371A जो है वो नागालैंड पे एप्लीकेबल है। इसके तहत ये चीज़ है प्रोविजन कि नागालैंड में जो भी उसके रिलीजियस इश्यूज हैं उनके ऊपर वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसीजन लेगी। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बना दिया और वो चीज़ वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। वो चीज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी वहाँ के पास होनी चाहिए, उसके बाद ही वो चीज़ नागालैंड पे एप्लीकेबल हो पाएगी। एंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में से कोई भी स्पेशल पावर्स एंजॉय नहीं करता है। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसमें से कुछ जो है वो स्पेशल पावर्स एंजॉय करते हैं, लाइक नागालैंड, सिक्किम, आसाम, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये स्पेशल पावर्स एंजॉय करते हैं। इफ आई विल शो यू वन नोट रिगार्डिंग दिस, इस नोट में दिया है आर्टिकल 371A नागालैंड को जो एप्लीकेबल होता है, that Article 371A of the Constitution mainly states that no act of Parliament would apply to the state of Nagaland in matter relating to religious and social practices of Nagas, Naga customary law and procedure, administration of civil or criminal justice involving decisions according to Naga customary law and ownership and transfer of land and its resources. The Legislative Assembly of Nagaland must pass a resolution for an act to be applicable to the state। यानी कि कोई भी अगर लॉ बनता है पार्लियामेंट की तरफ से तो वो चीज़ वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होना जरूरी है। एंड जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ का गवर्नर देखता है ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ये जो है वो नागालैंड का स्पेशल स्टेटस है। दैट इज वाई जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स and the question is which one of the following is an example of primary sector activity। कौन सा जो है वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है, बेकिंग, आउटसोर्सिंग, फार्मिंग या बैंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फार्मिंग, क्योंकि बेकिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा। मतलब चीज़ों को बेक करना, चाहे कोई भी चीज़ से आइटम बनाया जाए, केक बनाया जाए, लाइक दैट, कुछ भी बेकरी आइटम बनाया जाए जिसमें बेकिंग यूज़ किया जाए, बेकिंग प्रोसेस है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हुआ। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि जो भी सर्विसेज है उनको अपने फर्म से ना लेकर के या अपनी कंट्री से ना लेकर के उसको बाहर की कंट्री या बाहर की फर्म से मंगाना उस सर्विस को, दैट इज आउटसोर्सिंग। तो ये भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं, सर्विस सेक्टर का पार्ट होगा। एंड फार्मिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि फार्मिंग में नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो बाय डेफिनेशन यही है प्राइमरी सेक्टर का मीनिंग कि जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, लाइक लैंड, सॉयल, एयर, एनिमल्स, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके जो प्रोडक्शन होता है दैट इज प्राइमरी सेक्टर। तो उसका एग्जाम्पल है फार्मिंग। बैंकिंग इज अगेन विल कम अंडर टर्शियरी सेक्टर, that is why the option भी correct नहीं होगा and our final answer will be farming। Next question is which one of the following measures the proportion of literate population in the 7 and above age group। ये again economics का question है
नेट अटेंडेंस रेशियो, इनरोलमेंट रेट, लिटरेसी रेट, ड्रॉप आउट रेशियो। कह रहा है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा जो है वो लिटरेट पॉपुलेशन को दिखाते हैं, जो कि 7 या उससे ज़्यादा के एज ग्रुप वाले लोग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट ही लिटरेट पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन दिखाता है, जो कि 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लोग जो कि स्पेसिफिक लैंग्वेज में रीड एंड राइट कर पाते हैं, तो इनको हम काउंट करते हैं लिटरेसी रेट में। इफ वी सी इन द बुक, यहाँ लिटरेसी रेट का मीनिंग दिया है कि लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो 7 या उससे ज़्यादा के जो एज ग्रुप वाले लोग होते हैं, जो लिटरेट होते हैं, उन्हें लिटरेसी रेट में माना जाता है। एंड नेट अटेंडेंस रेशियो भी यहाँ दे रहा है, दैट इज की जो चिल्ड्रन है जो कि 6 to 10 ईयर्स एज के टोटल बच्चे, उसमें से जितना परसेंटेज बच्चे जो स्कूल जाते हैं जिनकी अटेंडेंस बनती है वो नेट अटेंडेंस रेशियो में आते हैं। तो डेफिनेटली 7 एंड अबव एज ग्रुप जो है वो लिटरेसी रेट का पार्ट बनाता है। दैट इज वाई आवर करेक्ट आंसर विल बी लिटरेसी रेट। एनरोलमेंट रेट भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कहीं भी रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, बोल रहे हैं कि कितने लोग लिटरेट है, मीन्स उनको किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में रीड एंड राइट करना आना चाहिए। तो एनरोलमेंट रेट भी नहीं होगा। एंड ड्रॉप आउट रेशियो वो होता है जो कि जितने बच्चे स्पेसिफिक एज ग्रुप में पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो जो रेशियो होगा पर्टिकुलर एज ग्रुप का वो होगा ड्रॉप आउट रेशियो। तो इस वजह से लिटरेसी रेट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड ये क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम? द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट ऑप्शन इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। सी ऑप्शन टोटल इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड डी ऑप्शन टोटल इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज। तो जो एवरेज इनकम होता है उसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। So if we match this, then our correct answer will be option number B, the total income of the country divided by its total population, that is average income या इसको हम per capita income भी कहते हैं। Next question is related to economics and the question is which one of the following best describes Human Development Index (HDI)? Option A, improvement in science, information and technology. Option B, improvement in health, education and income. Option C, improvement in information and communication. Option D, improvement in investment, finance and technology. Then जो HDI के यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो इंडिकेटर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो है हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is related to economics. The question is consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. Which of the following is the essence of this statement? Economic development, human development, sustainable development or national development? कि जो environmental degradation के जो consequences होते हैं, जो results होते हैं, वो नेशनल या स्टेट बाउंड्रीज को नहीं जानते हैं। इसका मतलब कि जब भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा तो ये नहीं दिखेगा कि जिस कंट्री ने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया या इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ उसी कंट्री में उसके रिपरकशंस या बैड इफेक्ट्स देखने को मिले या उसी पर्टिकुलर स्टेट या उसी सिर्फ रीजन में देखने को मिले। जब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा तो वो बाउंड्रीज को नहीं देखता है, वो बियॉन्ड बाउंड्रीज भी होता है। तो अगर किसी एक कंट्री में ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा हो लेकिन उसका इफेक्ट उस कंट्री में तो दिखेगा ही, साथ ही दूसरी कंट्री में भी दिखेगा, तो वर्ल्ड के किसी पार्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो ये स्टेटमेंट किस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा है? ऑप्शंस में जो दिए हैं उनमें से कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा है? देन इसका करेक्ट आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। If we see in the book,
देन यहाँ पर लाइन लिखिए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। तो बुक में यहाँ से आंसर मिल जा रहा है हमें। तो और ये जो लाइन है ये किससे रिलेट करिए, दैट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही वो डेवलपमेंट का वो कॉन्सेप्ट है जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके साथ साथ वो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट को भी साथ में लेता है, कि हम जो भी डेवलपमेंट करें वो ऐसा ना हो कि वो एनवायरमेंट को डैमेज करने वाला हो और उससे फ्यूचर जनरेशंस बैडली अफेक्टेड हो। हम जितने रिसोर्स आज यूज़ कर पा रहे हैं प्रेजेंट जनरेशन में, उतने ही नेक्स्ट जनरेशन भी उतने ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स को एंजॉय कर पाए। अगर उनसे जितने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा रिसोर्सेज उसको नहीं भी मिलते हैं, तो भी कम से कम जितने रिसोर्स आज की प्रेजेंट जनरेशन एंजॉय कर पाए, कम से कम उतने ही हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है। लेकिन अगर इस तरीके से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो रिजल्ट है ये किसी पर्टिकुलर नेशन पे ही इम्पैक्ट डालेगा, स्टेट पे ही इम्पैक्ट डालेगा, ऐसा नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू sustainable development. Next question is related to economics, and the question is, which one of the following examples fall under an organized sector? A daily wage laborer working for a contractor, an engineer getting all employment benefits, C option, a cleaning staff in a private school, D option, a tailor stitching clothes at his home. Then इसका correct answer होगा option number B, an engineer getting all employment benefits। कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सा एग्जाम्पल सेट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देन इसका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है डेली वेज लेबरर, वो उसको तो डेली बेसिस पे वेज मिल रहा है, यानी जिसको इनकम हो रही है वो डेली बेसिस पे, जिस दिन वो काम पे नहीं जाएगा उस दिन उसको सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं दे गेट मंथली सैलरी, और जब वो नहीं जाते हैं तब भी उनकी सैलरी कट नहीं होती है, उनको पूरे मंथ की सैलरी मिलती है। बीच में संडेज भी पड़ते हैं तो उसका सैलरी कट नहीं होता है। लेकिन ये जो डेली वेज लेबरर है वो तो कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर उसको डेली बेसिस पे वेज देगा, जिस दिन वो काम पर नहीं जाएगा उस दिन की सैलरी उसको नहीं मिलेगी। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होगा। एंड क्लीनिंग स्टाफ इन अ प्राइवेट स्कूल, जनरली जो भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं दे फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, अगर वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइज सेक्टर के फॉलो करें तभी। लेकिन जनरल केस हम लेकर के चलेंगे तो जो प्राइवेट स्कूल में जो क्लीनिंग स्टाफ है, मे बी अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट पे भी अगर हायर किया जाए, या अगर मान लो बहुत टाइम से वो काम कर भी रहा है वहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर वो प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है इन जनरल केस, क्योंकि जनरली देखा जाता है, तो इन दैट केस ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। ये जो वर्कर है ये कहा जाएगा कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। एंड अ टेलर स्टिचिंग क्लोथ्स एट हिज होम, वो भी कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। जनरली ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो यूनिट्स होते हैं, जो इंटरप्राइजेज होते हैं, दे आर बिगर यूनिट्स। तो ये भी, इसको भी कोई एडवांटेजेस जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को मिलते हैं, ऐसा इसको भी कुछ नहीं मिल पाएगा। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होगा। तो जो इंजीनियर है जिसको सारे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मीन्स सैलरी प्लस बोनस, पेड लीव्स, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सारे जो बेनिफिट्स या प्रोविडेंट फंड, ये सारी जो भी चीज़ें मिलेंगी, ये सारे बेनिफिट्स वो एंजॉय कर पा रहा है। तो दैट इज वाई जो ऑप्शन बी है वो एग्जाम्पल होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। द क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि यहाँ पर मनरेगा की बात हो रही है। तो कह रहा है कि मनरेगा एक्ट 2005 स्टेट्स द गारंटी ऑफ मिनिमम 100 days of employment per year. If the government is unable to fulfill these 100 days of unemployment, the government would have to dash. Choose the correct option. A. Pay the compensation in lieu of these days. Provide another scheme for the same. C option, pay at least 1/3% allowance. Option D, provide healthcare as compensation. Then इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा pay the compensation in lieu of these days.
कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि मनरेगा एक्ट कहता है कि ये 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हर ईयर में देने की गारंटी देता है। मिनिमम 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो लोगों को मिलेगा ही, जो रूरल पीपल है। एंड अगर गवर्नमेंट इसको देने में, ये 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है इसको देने में अगर अनेबल होती है, मतलब फुलफिल इस चीज़ को नहीं कर पाती, नहीं दे पाती 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट, देन गवर्नमेंट क्या करेगी, तो ये रूल है कि वो इन दिनों के बदले में, यानी इन 100 दिनों के बदले में जितना उनको पैसा मिलता है तो उसको वो कंपनसेट करेगी, उनको फिर क्या देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। इफ वी सी दिस इन दिस बुक, देन बुक में भी लिखा है कि अंडर नरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क हैव बीन गारंटीड 100 days of employment in a year by the government. If, main चीज यहाँ से स्टार्ट होगी, if the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. मतलब वही है कि अगर नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, अगर नहीं दे पा रही है एम्प्लॉयमेंट लोगों को, तो वो उसके बदले में उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, जिसको यहाँ पर दूसरे वर्ड्स में कह रहा है कि इट विल गिव कंपनसेशन इन लीव ऑफ दीज डेज, इन दिनों के बदले में उनको कंपनसेट करेगी। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरी स्कीम उनको डालेगी या प्रोवाइड करेगी या 1/3% अलाउंस देगी, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी, ऐसा भी नहीं है। तो ये तीनों भी ऑप्शंस रॉन्ग हो जाते हैं। जितने दिन का उनका बनता था उसको वो कंपनसेट करेगी, जितने दिन का उनका रोजगार, जितना उनका पैसा बनता था उसको वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। The question is, consider the following statements on power sharing and select the answer using the quotes given below. It is good for democracy. It creates harmony in different social groups or different groups. It brings transparency in the governance. It brings socio-political competition among parties. ये options है, and इसके लिए options दिया 1, 2, 3 या तीनों सही होंगे, या फिर 2, 3 and 4 and so on, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 1, 2 and 3 कि कौन सा जो है स्टेटमेंट्स इन तीनों में से पावर शेयरिंग को फॉलो करता है। तो पावर शेयरिंग जब होती है तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, तो ये हार्मनी बनाएगा सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। इस वजह से डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, और इसकी वजह से जब पावर शेयरिंग होगी तो सारे ही जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने की कंडीशन में होंगे। तो इस वजह से गवर्नेंस में भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, मतलब करप्शन नहीं होगा। पावर शेयरिंग होगी, लोगों को पता है, इवन पब्लिक के साथ भी पावर शेयरिंग है तो दे कैन आस्क क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट थ्रू RTI एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों के थ्रू वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएंगे। दैट इज वाई गवर्नमेंट विल बी ट्रांसपेरेंट। तो 1, 2 and 3 ऑप्शंस विल बी द करेक्ट आंसर्स। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज। तो पावर शेयरिंग की वजह से पार्टीज में कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं है। ये टोटली इररिलेवेंट ऑप्शन है, इसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए 1, 2 and 3 ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट इज हाउ डज जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इन अ फेडरल नेशन। ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। Options are judiciary rules over center and state. Option B, center and judiciary works collectively. Option C, courts can change structure of constitution. Option D, courts use the power to interpret the constitution. तो इसका करेक्ट आंसर होगा courts can interpret the constitution. तो courts use the power to interpret the constitution, ये सही है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रूल करेगी या फिर सेंटर एंड जुडिशरी साथ में मिलकर के काम करती है, नहीं, उनके अपने अपने काम है, बटे हुए काम है, अपना अपना जुरिस्डिक्शन है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। एंड कोर्ट स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा भी नहीं है। तो फाइनल आंसर होगी ऑप्शन डी कि कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो और समझ में आई होगी चीज़ें एंड क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, और वही आंसर्स क्यों सही थे ये भी समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड कि सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए, बट स्टिल कैसा लगा प्लीज़ अपना जेन्युइन फीडबैक कमेंट बॉक्स में
ज़रूर दीजिए। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें कि कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस सैम्पल पेपर के, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के, वो हम लोग वहाँ देखेंगे।